सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों, आज फिर ऑनलाइन क्लास में मैं फिर तुम लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। मैं मैन नेचर रिलेशनशिप की भूमिका इसके पहले वाला क्लास में शुभारंभ किया था। उसमें मैंने मनुष्य और प्रकृति के संबंध के तहत प्रकृति मनुष्य के लिए क्यों जरूरी है या कब से जरूरी थी, या मनुष्य और प्रकृति में क्या संबंध है, दोनों में के सही मायने, आपसी संबंध को लेकर क्या सही मायने हैं, कि उस संदर्भ में मैंने कुछ आख्यान यानी कहानी के आधार पर मनुष्य के स्वभाव को और मैंने बतलाया था। आज मैं प्रकृति के स्वभाव को बतलाऊंगा। तो विद्यार्थियों, उस क्लास में मैं प्रकृति के साए तले एक महान वैज्ञानिक न्यूटन के बारे अंतिम बात कह के उस लेक्चर को समाप्त किया था। आज मैं वही न्यूटन से स्टार्ट करता हूँ। तो न्यूटन ने जो है अपना बगीचे में जो सेब को नीचे गिरते हुए देखा, तो उसके दिमाग में एक बैक आई कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ये सेब नीचे गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? क्योंकि ऊपर भी गैपिंग था, सेब जो नीचे गिरा उस वहाँ पे भी गैपिंग था। तो वो जो स्पेस था, तो सेब एक निश्चित डायरेक्शन में, एक सीध में नीचे ही क्यों गिरा? और दुनिया में न्यूटन का जो ये नियम है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है साइंस के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में भी प्रकृति ने बहुत ज़्यादा सेवा की है। प्रकृति में आप आके देखिए, प्रकृति जो है, एक महाकवि हुए थे कालिदास। कालिदास के बारे में वो में कहा जाता है कि जिस तरह अकबर के दरबार में नवरत्न थे, उसी तरह राजा विक्रमादित्य के दरबार में भी नवरत्न थे। उनमें से एक रत्न महाकवि कालिदास थे। कालिदास जो हैं, उन्होंने बहुत सारे असंख्य ग्रंथ की रचना की है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है, वो उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। और उसमें एक जो पात्र है भरत, जो शकुंतला का पुत्र है, उसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। तो यहाँ इस संदर्भ वाली बात नहीं थी। मैं यहाँ महाकवि कालिदास का मेघदूत महाकाव्य की बात कर रहा हूँ। मेघदूत महाकाव्य जो है, उसका खोटा भाषा में भी एक खोटा के कवि हुए हैं श्रीनिवास पानुरी। उन्होंने भी इस मेघदूत का खोटा भाषा में अनुवाद किया है। और ये किताब धनबाद डिस्ट्रिक्ट में हर खोटा भाषी इसको जानते हैं। तो उसी मेघदूत जो है, उसमें क्या वर्णन है आप बता सकते हैं? टोटल प्रकृति से रिलेटेड बातें हैं। मेघ को डाकिया बनाया गया। मेघ यानी आकाश में उड़ते घुमड़ते बादल को, वो एक संदेशवाहक के रूप में इस महाकाव्य में उसको दर्शाया गया है। एक प्रियतम है, एक प्रेयसी है। प्रियतम अपना प्रेयसी से काफ़ी दूर रहता है। सावन का महीना है, उसे अपनी प्रेमिका याद आ गई है, लेकिन वो इतना दूर है कि वो वहाँ जा नहीं सकता है। आकाश में उसने बादल को, वही प्रकृति का उसने सहारा लिया।
उसी बादल को उमड़ते घुमड़ते चल रहे हैं जो आकाश में बादल, उसी को वो सामने लाया और उसी को संबोधित करके वो कहता है कि मेरी जो भी हालात है मेरी प्रेयसी तक ऐ बादल तुम पहुंचा दो। तो कहानी का मुख्य सार, उस महाकाव्य का मुख्य सार यही है और इसी सार को माध्यम बना के एक महाकाव्य की रचना की महाकवि कालिदास ने। वो संस्कृत में है, उसका हिंदी अनुवाद भी है, उसका हमारे यहाँ खोटा अनुवाद भी है। मेघदूत नाम दोनों में है, खोटा में भी और संस्कृत में भी। तो उसी मेघदूत में क्या है वहाँ भी देखिए, कवि भी जो है वो प्रकृति का सहारा लेके कविता करता है। एक सुमित्रा नंदन पंत थे, वो प्रकृतिवादी, वो खाली प्रकृति की वादियों वाली कहानियाँ लिखे कविताएं करते थे। तो प्रकृति मनुष्य के लिए सिर्फ भोजन वस्त्र और आवास ही नहीं, प्रकृति ने मनुष्य को बहुत सारे मनोरंजन के साधन दिए, बहुत सारे सृजनात्मक शक्तियाँ दी। तो प्रकृति जो है वो मनुष्य का हमेशा दोस्त रहा है, प्रकृति कभी दुश्मन नहीं रहा है। हम मनुष्य प्रकृति के दुश्मन रहे, हमने प्रकृति का दोहन किया, हमने प्रकृति को दगाबाजी की, हमने प्रकृति को धोखा दिया। प्रकृति ऐसी नहीं थी। क्या उसके पेड़ों में लदे हुए जो फल हैं वो क्या प्रकृति खुद अपने लिए उगाती है? ना हम मनुष्य या अन्य जीवों के लिए उगाती है। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं, उसी पेड़ को समूल नष्ट कर देते हैं, उसके जड़ को काट देते हैं। पेड़ पौधों में फूलों के जो सुगंध है, क्या प्रकृति अपने लिए सेवन करती है? नहीं, वे फूल जो हैं वो सुगंध चारों ओर प्रकृति दूसरों के लिए प्रवाहित करती है। मनुष्य के लिए धरती क्या हुआ? उसका घर हो गया। आकाश क्या हो गया? छत हो गया। सूरज चांद तारे क्या हो गए? दीपक हो गए। सागर और नदी का पानी क्या है? एक बात मैं यहाँ कहूँगा, प्रकृति ने आपको दो तरह का पानी से अवगत कराया ताकि पानी का वैल्यू समझो, पानी का मूल्य समझो। उसने एक धरती में सिंचित, धरती में संग्रहित, धरती के अंतर्गत संग्रहित पानी से हमें परिचित कराया और एक महासागर के रूप में पानी दिया। हम लोग धरती के पानी का वैल्यू तब तक नहीं समझेंगे जब तक हमें समुद्र के बीचों बीच कोई नाव में अकेला छोड़ दे बिना पानी का बोतल देके। समुद्र का पानी मेरे चारों ओर है, लेकिन वहीं मुझे पानी क्या चीज़ है उसका वैल्यू समझ में आएगा, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, वो पानी हम पी नहीं सकते। तो प्रकृति ने दो तरह के पानी का निर्माण किया, एक समुद्र का पानी जो एकदम खारा नमकीन होता है और एक मीठा पानी जो हमारे धरती में समाया हुआ है झरनों के रूप में। कुओं जो हम लोग बनाते हैं, कुआं कूप, उसके रूप में मीठे मीठे झील जो होते हैं पानी के, उस रूप में। तो पानी का भी वैल्यू समझ में आता है। प्रकृति ने हमें सूरज की रोशनी दी और तारों और चंद्रमा की भी रोशनी से अवगत कराया। तो ये क्या था? उसने दिन का वैल्यू सिखाया, अंधकार भी बतलाया और दिन के बारे में भी बतलाया कि जीवन के दो रूप होते हैं, एक अंधकार और एक प्रकाश। ये सब प्रकृति ने हमें शिक्षा दी। अभी कौन मौसम है? पतझड़ का मौसम। पतझड़ का मौसम में क्या होता है? पेड़ जिंदा है लेकिन वो ठूठ जैसा नजर आता है, उसमें एक भी पत्ते नहीं होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेड़ का अंत हो गया? नहीं, पेड़ का अंत नहीं हुआ है।
प्रकृति हमें बताती है कि शरीर जो है चोला जैसे धारण करते हो, बीच बीच में उजड़ भी जाओगे लेकिन मरोगे नहीं। वो पेड़ हमें बतलाता है, जीवन का सीख देता है कि ठूंठ हैं अभी हम, फिर नए कोपल हमारे में आएगी, फिर हम हरे भरे होंगे। तो मनुष्य और प्रकृति के मध्य वही संबंध है कि मनुष्य प्रकृति का ही एक अंग है, प्रकृति का ही एक हिस्सा है, प्रकृति का ही मनुष्य पूरक है। फिर एक बात, प्रकृति सबसे बड़ी सेवा हमारी क्या करती है? प्रकृति हमें ऑक्सीजन देती है। पेड़ पौधे जिसे आज हम काट रहे हैं वही ऑक्सीजन देती है, और हम कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं उसे प्रकृति एब्जॉर्ब कर लेती है, वातावरण में ज़्यादा फैलने नहीं देती है। प्रदूषण जहर है, वो ज़्यादा हो जाएगा तो जीवन नारकीय हो जाएगा। नारकीय तो हम बना ही रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रकृति जो है वो मनुष्य का सच्चा साथी है, सच्चा मित्र है, लेकिन हम मनुष्य प्रकृति को उस तरह नहीं समझ पाए, या प्रकृति को हमने दगाबाजी की, उसे धोखा दिया। प्रकृति का दुर्भाग्य यह है कि मनुष्य प्रकृति को आबाद करने से ज़्यादा उसे बर्बाद कर रहा है। मनुष्य अपने प्रत्यक्ष लाभों के कारण प्रकृति का अंधाधुंध दोहन कर रहा है, जो उसके लिए अप्रत्यक्ष रूप से हानिकारक है। तो प्रकृति जो है, इसके बारे में अब मैं गांधी की बात यहाँ करूँगा। यहीं पर गांधी जी ने एक बात कही थी। गांधी जी ने कहा था कि पृथ्वी माँ, सुनिएगा, 2 लाइन का उनका कोटेशन है जो मानव प्रकृति संबंध से रिलेटेड है। गांधी जी ने कहा था, प्रकृति माँ हम सारे मनुष्यों के ज़रूरतों को पूरा करने में समर्थ है, लेकिन हम सारे मनुष्यों की अनगिनत लालच, असंख्य लालसाएं और असीमित इच्छाएं जो हैं हमारे, इसे पूरा करने में यही प्रकृति असमर्थ है। ये कोड लाइन है। यहीं से गांधी जी का मानव प्रकृति संबंध स्टार्ट हुआ। ये मात्र 2 लाइन का जो कथन है, यही गांधी जी को महान पर्यावरणविद बनाता है। यही कथन गांधी जी को प्रकृति प्रेमी बनाता है। यही कथन गांधी जी को मानव प्रकृति संबंध में जो गांधीवादी दर्शन का पुट लेके जो ये टॉपिक बनाया गया है, ये इसी कथन का एक अंश है। तो ये जो कथन है, इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इस कथन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उस समय इस कथन का किसी ने वैल्यू नहीं दिया, लेकिन जब से दुनिया में इकोलॉजी, पृथ्वी सम्मेलन, पर्यावरण आंदोलन, ये सब टर्म आया है, उस समय से ही पर्यावरण रक्षकों, इकोलॉजिस्ट, पारिस्थितिकी तंत्र के समर्थकों को गांधी जी के इस कोड लाइन पर नज़र पड़ी और उन्होंने गांधी जी को खंगालना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर एक गौर करने लायक बात है कि गांधी जी के समय पर्यावरण वर्ड नहीं था। गौर करना, गांधी जी के समय भारत देश में इकोलॉजी शब्द भी नहीं था, न कहीं इसका प्रयोग होता था।
तो फिर कहोगे गांधी जी कैसे पर्यावरणविद हो गए, गांधी जी कैसे महान इकोलॉजिस्ट कहलाएंगे, गांधी जी कैसे मानव प्रकृति संबंध का विवेचना करने में एक महारथी साबित होंगे। तो उसका मतलब ये है, गांधी जी के जीवन को यदि तुम गौर से देखोगे तो पाओगे कि गांधी जी का टोटल जीवन जो था वो प्रकृति के साए तले जीने वाले व्यक्ति के रूप में था। हम गांधी जी को किस रूप में जानते हैं, गांधी जी के किस रूप से हम अवगत हैं, गांधी जी का मुख्य रूप क्या था जिससे हम अवगत हैं। गांधी जी को हम जानते थे एक स्वतंत्रता सेनानी थे, एक राष्ट्रपिता थे, उनको लोग बापू कहते थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध अहिंसात्मक लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने 1947 में भारत देश को आज़ाद कराया था। हम तो गांधी को इसी रूप में जानते हैं, आप भी जानते हैं। अधिकांश भारतवंशी या भारत के लोग जो हैं वो गांधी जी को इसी रूप में जानते हैं। हाँ, जब से हम लोग दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं तो हम लोग ये भी जानते हैं कि गांधी जी महान दार्शनिक भी थे, क्योंकि उनकी सत्य, अहिंसा, ट्रस्टीशिप, भूदान आंदोलन, गांधी जी का सत्याग्रह, ये सब जो दार्शनिक विचारधाराएं हैं उसके आधार पर हम लोग गांधी जी को एक दार्शनिक मानते हैं। लेकिन गांधी जी एक पर्यावरणविद विचारधारा वाले दार्शनिक थे, ये चीज़ तो हम लोग जानते भी नहीं थे। लेकिन गांधी जी का, वही तो मैं कह रहा हूँ, गांधी जी का जीने का तरीका देखो तो वो शुरू से अंत तक A to Z लगेंगे वो एक महान पर्यावरणविद थे, वो एक महान पर्यावरण प्रेमी थे, वो प्रकृति के गोद तले जीने वाले एक महान व्यक्ति थे। तो गांधी जी जो हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि गांधी जी के बारे में हम लोग ये चीज़ इस बात से अनभिज्ञ थे। गांधी जी की क्या क्या मुख्य बात, उनका आचरण में आप क्या क्या चीज़ पाते हैं, उनका जीवन का शैली जो है, उनका जीने का जो तरीका है, उनका जीवन यापन का जो विधि है वो क्या है। मैं फिर उनका कोड लाइन जो है, जो उनको प्रकृति के समकक्ष ला खड़ा करता है, उसको एक बार फिर दोहराऊंगा कि पृथ्वी माँ हम सारे मनुष्यों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करने में सक्षम है, लेकिन हम मनुष्य की जो भी असीमित इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, लालचपना है, आगे बढ़ने की जो ललक है, उसे ये प्रकृति पूरा करने में असमर्थ है। ये पृथ्वी, ये प्रकृति उसे पूरा करने में असमर्थ है। गांधी जी ने एक कितनी बड़ी बात कही थी। हम लोग इस रूप में नहीं जीवन धारण किए ना, हम लोगों का जीवन का जीने की जो शैली है ऐसी नहीं रही ना। हमने क्या किया, हमने पेड़ों को काटा, हमने क्या किया, पहाड़ों को नेस्तनाबूद किया, हिल स्टेशन, छोटे छोटे पहाड़, और वहाँ क्या हुआ, वहाँ हम लोगों ने शहर बसाया। किस लिए कि गर्मी के दिन में यहाँ आएंगे और 2 महीना आराम से बिताएंगे। हिल स्टेशन के लिए हमने पहाड़ों को नेस्तनाबूद किया, भूस्खलन वाली स्थिति पैदा कर दी। और क्या किया, हमने पहाड़ों पे इतना यहाँ ही नहीं रुका, हमने डैम बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि
हमारी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। किस तरह का ऊर्जा? पानी वाली ऊर्जा, जल से पैदा होने वाली ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा जो जल से पैदा हो। तो उसके लिए हमने क्या किया? बड़े बड़े पहाड़ों को डैम बना दिया। डैम तो बना दिया, डैम बना दिया तो पहाड़ों की क्या दुर्गति किया? कभी यदि प्रकृति को हमने जो ये दोहन किया, प्रकृति यदि पलट के अपना फिर स्वाभाविक रूप में आ गई तो क्या करेगी प्रकृति? खुदा न खास्ता यदि किसी दिन कोई डैम टूट जाए, भूस्खलन छोड़ो भूकंप से, तो क्या होगा? कितना बर्बाद होगा। क्या प्रकृति ने खुद किया? हम मानवों का विनाश नहीं, यहाँ पर मानव ने किया विनाश। तो गांधी जी की यहाँ वो 2 लाइन लागू हो गया कि प्रकृति हमारी सब आवश्यकताएं पूरी करती है, मूलभूत, उससे कुछ आगे भी। लेकिन हम लालची मानव आज क्या कर रहे हैं? प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम हमको भोगना ही है, भोगते भी हैं और भोग रहे हैं, आगे भी भोगेंगे। देख ही रहे हो यार, पिंजड़े में बंद हो ना तो पिंजड़े में बंद ही रहो। मैं इसका तीसरा भाग फिर अगला दिन पूरा करूँगा। ओके, बाय।